कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। नमस्कार, स्वागत है आपका सफ़र सिनेमा में। मैं हूं आपके साथ नंदिनी मलिक और जिस दास्तान की मैं यहां बात कर रही हूं वो है हमारे हिंदी सिनेमा की, जो पूरे विश्व भर में बॉलीवुड के नाम से मशहूर है, जिसकी शुरुआत 1913 में दादा साहिब फाल्के ने एक साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र से की थी और इस बात को आज 111 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन आज का जो हिंदी सिनेमा का दौर चल रहा है उसमें काफ़ी बदलाव देखे जा रहे हैं। अब बदलाव अच्छे हैं या बुरे, इस पर तो सबकी अपनी अपनी राय है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं E24 के एडिटर मिस्टर अश्वनी कुमार, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनकी हिंदी सिनेमा को लेकर क्या राय है। अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू नंदिनी, थैंक यू। अश्वनी जी, शो की शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल आपसे, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, जिसको सुप्रीम अवार्ड भी माना जाता है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो कि बॉलीवुड एक्टर्स को कई सालों की मेहनत और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मिलता है, और यहीं आजकल बड़ा आसान हो गया है अवार्ड्स लेना, यहाँ तक कि रिसेंटली डेब्यू एक्टर्स तक को भी नेशनल अवार्ड्स मिलने लगे हैं। तो फिर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज के समय में इन अवार्ड्स का क्या रेलेवेंस रह गया है? दादा साहब फाल्के अवार्ड, और सबसे पहले तो ये बताऊँ, ये सिर्फ एक्टर को नहीं मिलता, ये कैमरे के पीछे खड़े किसी सिनेमेटोग्राफर, किसी एडिटिंग करने वाले, फिल्म को एडिट करने वाले एडिटर, VFX आर्टिस्ट, स्टंट आर्टिस्ट, ये जिसने सिनेमा को अपनी पूरी ज़िंदगी दी है, ये अवार्ड उसको मिलता है। कई साल के बाद ये अवार्ड किसी एक्टर को, किसी बड़ी हस्ती को, हालांकि पिछले 2 साल से 3 साल से हम देख रहे हैं ये सिनेमा के किसी बड़ी हस्ती को मिल रहा है। आशा पारेख को मिला, वहीदा रहमान को मिला, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिनेमा को की, उसका इम्पैक्ट, ये एक तरीके का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और देश में सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसे राष्ट्रपति नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान देती है। लेकिन पिछले 4 साल से ये हो रहा है कि कोई यूट्यूबर, कोई सोशल सेलिब्रिटी जिसने आज तक कोई भी फिल्म नहीं की है, ना फिल्म के सेट पर गया है, वो यूट्यूब पर रील्स बना रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है, अपने फॉलोअर्स के बेस पर वो उसको दादा साहब फाल्के अवार्ड वो रोज़ लहराता हुआ घूमता है कि मैं दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता हूँ। प्लीज़ नोट कि दादा साहब फाल्के अवार्ड के नाम पर पूरी इंडस्ट्री में इस समय गोरख धंधा चल रहा है। ऐसा गोरख धंधा जिसके में बड़े बड़े फिल्म मेकर्स भी अब शामिल हो गए, क्योंकि इवन शाहरुख खान, सलमान खान, नॉट आमिर, वरुण धवन, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, एटली, नयनतारा, साउथ फिल्म इंडस्ट्री, उनको पता है कि अभी ये अवार्ड मिलने में उनको 30 साल 40 साल और लगने हैं। तो लेकिन ये बेसब्री है कि दादा साहब फाल्के के नाम पर एक अवार्ड तो घर पे आ जाना चाहिए। तो बजाय इसके कि वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और मेन दादा साहब फाल्के अवार्ड तक अपनी पहुंच बनाएं, उससे सस्ता है, आसान है कि किसी भी दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड, दादा साहब फाल्के सोशल अवार्ड, दादा साहब फाल्के ये वो जो नकली अवार्ड्स हैं उनमें जाएं रिस्पेक्टफुली और वो वहाँ पहुँचे और वो दादा साहब फाल्के के नाम पर, ये 111 साल में पहले दादा साहब फाल्के ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके नाम पर रेवड़ियों जैसे अवार्ड बटेंगे। ये सिनेमा का बदलता हुआ ट्रेंड है नंदिनी जी। सर अश्वनी जी, जल्द ही साउथ की बिग बजट फिल्म्स जैसे इंडियन 2, पुष्पा 2, देवरा पैन इंडिया रिलीज होने वाली हैं। तो फिर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या बॉलीवुड से भी हम कुछ यही एक्सपेक्ट करें कि कुछ बड़ा धमाका होने वाला है उनकी अपकमिंग फिल्म्स में, जो इन साउथ के पिक्चर को टक्कर दे पाए? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो हमारी भी थी, लेकिन अब हम अप्रैल में खड़े हैं और पिछले 4 महीनों से हम कोई एक ढंग की ब्लॉकबस्टर हिट, सुपर हिट भी नहीं दे पाए। जो फिल्म रोते रोते इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ रुपए कमा ले रही है, उसको हम ज़बरदस्ती का हिट बता रहे हैं। आलम यह है कि 250 करोड़ रुपए में बनी हुई साल की जो सबसे बड़ी पहली फिल्म थी फाइटर, जिससे बहुत उम्मीद थी, जो बहुत ही शानदार फिल्म थी, लोग उसको भी देखने थिएटर में नहीं गए हैं, और ये एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा
ऐसा क्वेश्चन मार्क है उसके रिलेवेंस के लिए कि 4 महीने बीत चुके हैं, तकरीबन 150 से ज़्यादा फिल्में रिलीज हो गई हैं हर लैंग्वेज में, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, 5 लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ। 110 से ज़्यादा फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और हमें एक ढंग से सुपरहिट नहीं मिली है। अब कुछ फिल्मों पे हमारी निगाह है, जिसमें आपने नाम लिया 15 अगस्त को पुष्पा आ रही है, पुष्पा 2। देवरा आ रही है, जूनियर एनटीआर की फिल्म, बड़ी फिल्म है। गोट आ रही है, विजय की, सुपरस्टार विजय साउथ के, उनकी बड़ी फिल्म। सूर्या की कंगुआ आ रही है, बड़ी फिल्म। और इसके जवाब में अभी तक हमारे पास सिर्फ एक बड़ी फिल्म है, वो है सिंघम अगेन, मल्टी स्टार फिल्म है। लेकिन पिछले हफ्तों में अजय देवगन की फिल्म और बहुत ही शानदार फिल्म मैदान के साथ जो हुआ है, उसके बाद अगस्त जो उन्होंने डिक्लेयर की हुई थी सिंघम अगेन की डेट, उसको भी पोस्टपोन कर दिया है। ऑफिशियल रिलीज कुछ दिनों में, उसके बारे में डिटेल आ जाएंगी कि वो फिल्म दिवाली में जा रही है। मतलब हम डरे हुए हैं क्योंकि हमारे पास कंटेंट नहीं है या हमारे पास अपना भरोसा नहीं है। और जिसको आप बॉलीवुड कहते हैं, हम इंडियन सिनेमा, हिंदी सिनेमा कहते हैं, वो इतना डरा हुआ कभी नहीं दिखा है। नंदिनी, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये बातचीत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। क्या आप बेहतरीन न्यूज एंकर बनना चाहते हैं? क्या आप तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनना चाहते हैं? तो ज्वाइन कीजिए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड बीजेएमसी और एमजेएमसी कोर्स और बनाइए मीडिया में सक्सेसफुल करियर। तो ज्वाइन करें बीएजी नेटवर्क न्यूज 24 का मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका सफर सिनेमा में। शो को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अश्विनी जी, अगर हम बात करें आज से 50-60 साल पहले की फिल्मों की, जैसे के आसिफ की मुगले आजम हो गई, कमाल अमरोही की पाकीज़ा हो गई, जिनको बनने में 14 से 15 साल लग गए, और यहीं आज की संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी की बात करें तो कुछ ही समय में बनकर तैयार हो गई और नेटफ्लिक्स पर भी 1 मई को रिलीज होने वाली है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उस समय के फिल्म मेकर्स को क्या चैलेंजेस, क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, जो आज के फिल्म मेकर्स के लिए एक आम बात हो गई है? आम बात नहीं हो गई है नंदिनी। मैं आपको बताऊं, अगर के आसिफ को मुगले आजम बनाने में 16 साल लगे, अगर कमाल अमरोही को पाकीज़ा बनाने में 14 साल लगे, तो संजय लीला भंसाली को भी हीरा मंडी को बनाने में 14 साल लग गए। 14 साल लगे हैं। कोई इतना बड़ा प्रोडक्शन, हीरा मंडी का विजन, अब ट्रेलर रिलीज हो चुका है, नेटफ्लिक्स पर आने वाली है हीरा मंडी। 8 पार्ट की सीरीज है, 8 एपिसोड होंगे उसके, और उसका ट्रेलर लॉन्च, शानदार ट्रेलर लॉन्च हुआ। 200 करोड़, मतलब इंडियन ओटीटी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है ये। 8 पार्ट की सीरीज, मतलब हम नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या किसी के बारे में बात करें, किसी भी वेब सीरीज के लिए इतना बड़ा बजट कभी असाइन नहीं किया गया। इतना बड़ा बजट, और फिर भी और संजय लीला भंसाली का इतना बड़ा विजन जो किसी फिल्म में नहीं समा सकता था। कोई स्टार इसके लिए राजी नहीं हो रहा था, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस इसके लिए खड़ा नहीं हो रहा था। ये कहानी भंसाली 14 साल से, कभी वो माधुरी दीक्षित के साथ करना चाहते थे, कभी वो दीपिका पादुकोण के साथ करना चाहते थे, कभी वो आलिया भट्ट के साथ करना चाहते थे, और वो हीरा मंडी नहीं कर पाए। फाइनली उन्हें नेटफ्लिक्स पर आना पड़ा, और नेटफ्लिक्स पर अब वो जो ट्रेलर आ रहा है, अब ये देखिए कि ओटीटी का स्पेस कितना बड़ा हो रहा है। 200 करोड़ रुपए दे कैन इन्वेस्ट ऑन अ सिंगल सीरीज, 8 पार्ट सीरीज। और जो हम ज़्यादातर फ़ोन पे देखते हैं या बड़े ये स्मार्ट टीवी पे देख लेते हैं, ओटीटी के साथ ये है। लेकिन आप जब उसको, मैंने उसके ट्रेलर को देखा, उसके ट्रेलर लॉन्च पे था, और वो बड़ा स्क्रीन जिस पर उन्होंने हमको ट्रेलर दिखाया हीरा मंडी का, वो भी उसके सामने, मतलब भंसाली ने कहीं से एक रत्ती की कमी नहीं छोड़ी है। किरदारों में, कॉस्ट्यूम्स पर फिल्म में 11 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। 10,700 कॉस्ट्यूम इंक्लूडिंग एक्टर्स, और वो बनवाए गए हैं। तो इंडिया, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। हम जहाँ ये देख पा रहे हैं कि लोग डर रहे हैं, हम एक तरफ कल्कि के बारे में बात कर रहे थे,
तो ये एक वेलकम चेंज है कि हम OTT के स्पेस में भी इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं और इतनी बड़ी चीज़ दिखाने को तैयार जी है। सर। नंदिनी जी सर। अश्विनी जी, हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं आपके लिए, तो फिर उनके सवाल ले लेते हैं। जी। नेटफ्लिक्स पर चमकीला आ गई है और ये पिछले कुछ दिनों में नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच्ड मूवी बन गई है। ये पहली बार है कि किसी इंडियन म्यूजिशियन पर कोई बायोपिक बनी हो। ऐसा पहले कभी क्यों नहीं हुआ? ऐसा पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम कभी सिंगर्स को स्टार्स मानते नहीं। हमको लगता था कि सिंगर्स की कहानी कौन ही देखेगा, और म्यूजिकल फिल्में बनी। रॉक स्टार एक म्यूजिशियन के ऊपर फिल्म थी, लेकिन बायोपिक नहीं थी, एक रैंडम फिल्म थी। रॉक ऑन म्यूजिशियंस के ऊपर बनी, बायोपिक नहीं थी। उससे पहले आशिकी, महेश भट्ट वाली, राहुल रॉय की आशिकी बनी, लेकिन वो बायोपिक नहीं थी। बायोपिक के लिए और फिर से मैं ये कह रहा हूँ, ये OTT का ही दम है कि वो अमर सिंह चमकीला, जो एक रूरल आर्टिस्ट, पंजाब का आर्टिस्ट, जिसको पंजाब के बाहर, यहाँ के लोग तो जानते भी नहीं, 27 की एज में अमर सिंह चमकीला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसकी वाइफ अमरजोत कौर की भी हत्या कर दी गई थी। 27 साल में वो आर्टिस्ट जो पंजाब के अखाड़ों में गाया करता था और पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में उससे ज़्यादा रिकॉर्ड्स, उससे ज़्यादा वो बोलते हैं जो तवे, म्यूजिकल तवे होते थे जो पहले बजाए जाते थे, या ऑडियो कैसेट, उससे ज़्यादा आज तक नहीं बिके। वो आर्टिस्ट जिसको इम्तियाज़ अली ने अपनी फिल्म में खुद कहा है चमकीला, ठरकीला, सेक्सीला, गंदा बंदा, उसके ऊपर कहानी बनती है और इतनी सच्चाई से दिखाई जाती है कि वो इस समय नेटफ्लिक्स में पर पहली किसी इंडियन म्यूजिशियन के ऊपर पहली बायोपिक है। और ये शुरुआत है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इलैयाराजा शायद इंडियन डोमेन, हिंदी बोलने वाले रीजन में इलैयाराजा साहब के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन साउथ के लिए, जैसे हमारे लिए लता मंगेशकर थी, वैसे इलैयाराजा साउथ के लिए बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं। उनके ऊपर एक फिल्म ऑलरेडी बन रही है। धनुष सुपरस्टार हैं साउथ के, धनुष उसमें काम कर रहे हैं। कमल हासन ने फिल्म की अनाउंसमेंट की है और वो फिल्म इन प्रोसेस है मेकिंग। हम पहली बार जैसे रोलिंग स्टोन्स के ऊपर और एल्विस प्रिस्ले के ऊपर, माइकल जैक्सन के ऊपर फिल्में बनती रही हैं, इंटरनेशनली म्यूजिशियंस के ऊपर, आर्टिस्ट के ऊपर, हम शायद उस कदम, उस तरफ अब जाके आगे बढ़ रहे हैं। इट्स अ वेलकम चेंज। जैसे कि लास्ट ईयर आदि पुरुष आई थी, उसको काफ़ी हेट मिला था अपने VFX, डायलॉग्स और लुक्स के लिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जो नितेश तिवारी की रामायण आने वाली है, क्या वो आदि पुरुष की कमियों को पूरा कर पाएगी? पार्ट पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये रामायण जो है, 1000 करोड़ का बजट रामायण के ऊपर अलॉट हुआ है इसके लिए। 3 पार्ट में ये कहानी बन रही है। पहले पार्ट में ये कहानी श्री राम के जन्म से लेकर उनके वनवास तक की है। दूसरे पार्ट में वनवास से लेकर सीता हरण तक की कहानी, और तीसरे पार्ट में युद्ध और उनका वापस आना। ये 3 पार्ट में ये फिल्म बन रही है। बड़े स्टार्स हैं, रणबीर कपूर इज प्लेइंग श्री राम, यश KGF स्टार जो पैन इंडिया स्टार हैं बहुत बड़े, वो रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और 100 करोड़ रुपए यश की फीस है। यश इतनी ज़्यादा फीस है कि फिल्म के मेकर्स ने उनको को प्रोड्यूसर बना लिया कि थोड़े सस्ते पड़े। प्राइम फोकस, पहले फिल्म के प्रोड्यूसर मधु मंटेना थे जो इतना बड़ा बजट संभाल नहीं पा रहे थे, तो वो एग्जिट कर गए। फिर प्राइम फोकस जो 7 टाइम ऑस्कर अवार्ड विनिंग ग्राफिक्स कंपनी है, जिसे इंडियन लीड करता है, वो प्राइम फोकस इस रामायण के लिए जो है वो प्रोड्यूसर्स बने हैं, बैक कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। 1.5 साल तक रिसर्च हुई है लुक्स को लेकर। पिछले 7 महीने से प्राइम फोकस के दुनिया भर के 54 जो ग्राफिक्स सेंटर हैं वो लुक टेस्ट कर रहे हैं, और अब फाइनल
शूटिंग शुरू हुई है जिसमें अभी क्राउड वाले सीन्स मुंबई में सीन लगा के शूट किए जा रहे हैं, उसके बाद बाकी शूटिंग लंदन में होगी। तो इन लोगों ने तैयारी बहुत बड़ी की है, तैयारी के साथ रिसर्च बहुत बड़ी की है। आदि पुरुष ने फिल्म इंडस्ट्री को जो डेंट मारा है, टी सीरीज को जो डेंट मारा है, 450 करोड़ की फिल्म का फ्लॉप होना और सेंटीमेंट्स का ऐसे हर्ट होना। मनोज मुंसिर तो पूरी तरह से, उसके बाद वो ट्रोलिंग के शिकार हुए। प्रभास के करियर को एक बड़ा डेंट लगा, कृति के करियर को, और ओम राउत तो पता नहीं शायद दूसरी फिल्म उनको बनाए तो लोग पसंद करें या ना पसंद करें, लोग देखने भी जाएं, क्योंकि उन्होंने भरोसा तोड़ा। तो उसके बाद रामायण के मेकर्स ने पूरी तरह से कमर तो कस ली है। अब देखते हैं क्या होता है। अश्वनी जी, समय को ध्यान में रखते हुए मेरा आज का आखिरी सवाल आपसे जी। ओटीटी का ज़माना है। ओटीटी ने काफ़ी जॉनर की फिल्में, फिल्म मेकर्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है अपना टैलेंट दर्शाने का। तो क्या ओटीटी में काम करने वाले आर्टिस्ट को बॉलीवुड में मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस मिल पा रही है? देखिए, ऐसा है कि बॉलीवुड के साथ वो है कि जो जितनी बड़ी ओपनिंग देता है वो उतना बड़ा स्टार कहलाता है। एक्टर्स हमेशा यहाँ कैरेक्टर्स बन के रहे। कुछ बार हमने आयुष्मान खुराना की बधाई हो देखी हो या मनोज वाजपेयी की सत्या देखी हो, ऐसे एक्टर्स जो एक्टर्स थे उनको रेयरली सक्सेस मिली है। हम उनकी तारीफें बहुत करते हैं और हार्ड ड्राइव में, पेन ड्राइव में उनकी फिल्में देखते हैं और फिल्म देखने जाते नहीं उनकी। नतीजा ये है कि उनके लिए हम कितनी भी तालियां बजा लें, लेकिन हम पूरी इंडस्ट्री के साथ और उनकी तारीफें करके भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और ये इन सब ने जो ZEE5, इन सब ने जो साथ दिया है, अब जियो, इन स्टार्स को, फैमिली मैन के बाद मनोज वाजपेयी इज द शाहरुख खान ऑफ ओटीटी। हम राधिका आप्टे को देखते हैं ओटीटी पर, हम पंकज त्रिपाठी को देखते हैं ओटीटी पर, और हम सबके लिए तालियां बजा रहे हैं। और हम अभी हीरा मंडी के बारे में बात कर रहे थे, 200 करोड़ का बजट हो रहा है। तो थैंकफुली ओटीटी एक रिवॉल्यूशन है अब, और ओटीटी इतना बड़ा रिवॉल्यूशन है कि वो मेन स्ट्रीम सिनेमा को झटका मार रहा है, उसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन एक फैक्ट है उसके पीछे कि इंडिया में ओटीटी अब भी लॉस का वेंचर है। नेटफ्लिक्स लॉस में है, अमेजॉन प्राइम लॉस में है, ZEE5 लॉस में है, जियो लॉस में है, सारे लॉस मेकिंग वेंचर। हमको लग रहे होंगे कि ये आ रहे हैं तो सब बदल दे रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं लेकिन हम एक दूसरे से पासवर्ड शेयर कर रहे हैं, हम वेबसाइट्स पर अपलोड कर दे रहे हैं, हम टेलीग्राम्स पर जाके डाउनलोड कर रहे हैं। हमको 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये खर्चने में इतनी तकलीफ हो रही है कि हम पूरे का पूरा कंटेंट सिस्टम, जिसको पायरेसी बोलते हैं, हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। और ये जो है, ये कभी भी किसी भी इंडस्ट्री के लिए, और हम पूरे हक के साथ कहते हैं, भाई मेरे पास फिल्म आ गई है, तुझे चाहिए लिंक भेजता हूँ, तुझे चाहिए पेन ड्राइव में देता हूँ। ये हमने पूरा ख़त्म कर दिया है और इसमें हमको कहीं गिल्ट फील भी नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए। और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसी फिल्म क्यों नहीं, मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्म क्यों नहीं बनती, हम अवतार क्यों नहीं बनाते। हम 200-250 करोड़ रुपए का बजट रिकवर नहीं कर पा रहे हैं और हम वो 2500, 3000, 5000 करोड़ की फिल्म से कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं। तो ओटीटी एक वेलकम चेंज है और रिवॉल्यूशन है, लेकिन ये रिवॉल्यूशन जो है और ये आदतों की चेंज ऑडियंस को भी बदलनी होगी। अश्वनी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़े ही उम्दा तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। बॉलीवुड की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें भी हमें जानने को मिली। आशा करती हूँ आप सभी के सवालों के जवाब भी आज यहाँ पर मिले होंगे। फिलहाल के लिए विदा लेती हूँ। आज के हमारे शो सफर सिनेमा में बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।